एसआईआर के बाद अब पूरे देश में बहुत जल्द जनगणना और एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब तक यह बात लगभग हर किसी को पता चल चुकी है। यह जनगणना पूरे भारत में एक साथ कराई जाएगी और इसकी शुरुआत जाति आधारित जनगणना से होगी। यानी इस बार जनगणना में सिर्फ गिनती ही नहीं होगी, बल्कि आपकी जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ हर घर में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी आएंगे और आपसे कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आपसे मांगे जाएंगे। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, किसी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं या भविष्य में आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, पेंशन जैसी योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं, तो इस जनगणना के दौरान सही जानकारी और सही दस्तावेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर आपने सवालों का जवाब गलत दे दिया या जानबूझकर अधूरी जानकारी दी या जरूरी दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद दिखाने से चूक गए, तो सरकार यह मान सकती है कि आप उस योजना के योग्य नहीं हैं। और एक बार अगर रिकॉर्ड में आपकी स्थिति गलत दर्ज हो गई तो बाद में उसे ठीक कराना आसान नहीं होता। दोस्तों, बहुत से लोग यही सोचकर लापरवाही कर देते हैं कि अभी तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, कागज थोड़े ही ले जा रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जनगणना में जो जानकारी दर्ज होती है वही आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पात्रता और आपकी पहचान का आधार बनती है। इन अभी 33 सवालों के जवाब देना हर परिवार के लिए जरूरी होगा, क्योंकि दोस्तों इन सवालों के जवाब आप कैसे देते हैं उसी के आधार पर सरकार यह तय करेगी कि आप एपीएल श्रेणी में आएंगे या बीपीएल श्रेणी में, यानी आप अमीरी रेखा में गिने जाएंगे या गरीबी रेखा में। आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और किन योजनाओं से आप बाहर रहेंगे, यह सब कुछ इन्हीं सवालों के जवाबों पर निर्भर करेगा। इस जनगणना से एक और बहुत बड़ा फैसला भी होगा। अभी तक देश की आबादी को लेकर सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं। कोई कहता है भारत की जनसंख्या 130 करोड़ हो चुकी है, कोई 140 करोड़ बताता है, तो कोई 150 करोड़ तक का आंकड़ा बोल देता है। लेकिन यह सब अनुमान है। इस जनगणना के बाद देश की वास्तविक जनसंख्या कितनी है, यह साफ साफ सामने आ जाएगी। इसके अलावा यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि देश में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कितने लोग गरीब वर्ग में आते हैं। यानी देश की पूरी सामाजिक और आर्थिक तस्वीर इसी जनगणना से तय होगी। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर बीच में छोड़ दिया तो बहुत सारी जरूरी बातें आप मिस कर देंगे, क्योंकि इस जनगणना से जुड़े फायदे बहुत ज्यादा हैं और आम आदमी की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी यह वीडियो किस राज्य, जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसी काम की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर हम पिछली जनगणना की बात करें तो आखिरी बार देश में जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद 2021 से 22 में फिर से जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से यह प्रक्रिया टल गई। अब जो अगली जनगणना होगी वह अब होने जा रहा है। इस बार की जनगणना का एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि आप अपने परिवार को अलग अलग दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए 2011 में आप 2 या 3 भाइयों के साथ एक ही परिवार में रहते थे, किसी की शादी नहीं हुई थी और पूरा घर जॉइंट फैमिली में दर्ज हो गया था। लेकिन अब सभी भाइयों की शादी हो चुकी है, बच्चों हो चुके हैं और हर कोई अलग परिवार की तरह रह रहा है। तो इस नई जनगणना में आप हर भाई का अलग परिवार दर्ज करा सकते हैं। मतलब किसकी पत्नी है, कितने बच्चे हैं, कौन किस परिवार का मुखिया है, यह सब अलग अलग लिखा जाएगा। जब अलग अलग परिवार दर्ज होंगे तो उसी आधार पर अलग अलग राशन कार्ड भी बन सकेंगे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि जनगणना के समय आपसे कौन कौन से दस्तावेज दिखाने को कहे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, ज्यादातर मामलों में दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे, लेकिन देखकर मिलान जरूर किया जा सकता है। इसलिए कागज घर में तैयार रहना बेहद जरूरी है। और सिर्फ दस्तावेज ही नहीं, बल्कि अधिकारी आपसे 33 प्रकार के अलग अलग सवाल भी पूछेंगे, जिनका जवाब देना आपको अनिवार्य होगा। तो आखिर ये 33 सवाल कौन कौन से होंगे, मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल पूछे जाएंगे वह आपके मकान से जुड़े होंगे। पहला सवाल होगा आपका भवन या मकान नंबर। अगर शहर में रहते हैं तो मकान नंबर लिखा जाएगा, और अगर गांव में हैं जहां मकान नंबर नहीं होते तो गांव का नाम दर्ज किया जाएगा। दूसरा सवाल होगा जनगणना मकान नंबर। कई लोगों को याद होगा कि पहले जनगणना के समय घर पर एक छोटा सा नंबर लिखा जाता था या कार्डबोर्ड लगाया जाता था। अगर आपको वह याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कर्मचारी अपनी लिस्ट से खुद चेक करके दर्ज कर लेंगे। इसके बाद आपके मकान का फर्श देखा जाएगा, यानी कच्चा है या पक्का। फिर दीवारों की स्थिति पूछी जाएगी, क्या प्लास्टर है या नहीं। इसके बाद छत की जानकारी ली जाएगी, छत खपरेल की है, फूस की है या पक्की ढलाई वाली है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मकान का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या आप उसमें खुद रहते हैं, किराए पर देते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अकेले। यह भी पूछा जाएगा कि मकान आपने खुद बनवाया है या यह पैतृक मकान है। इसके बाद मकान की हालत पूछी जाएगी, मकान कितना पुराना है, उसकी स्थिति कैसी है,
आप उसे आगे चलकर रहने लायक मानते हैं या दोबारा बनाने की योजना है? इस तरह के पहले 7 सवाल सिर्फ मकान से जुड़े होंगे। इसके बाद परिवार से जुड़े सवाल शुरू होंगे। परिवार का क्रमांक दर्ज किया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अलग परिवार में, यह भी यहीं तय होगा। अगर पूरा परिवार एक साथ दर्ज कराया गया तो एक ही राशन कार्ड बनेगा, लेकिन अगर अलग अलग परिवार दर्ज कराए गए तो उसी हिसाब से अलग अलग राशन कार्ड जारी होंगे और उसी आधार पर एपीएल बीपीएल की श्रेणी भी तय होगी। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अगर भाइयों के बीच अब अलग अलग परिवार बन चुके हैं तो जनगणना के समय आपको उन्हें अलग अलग परिवार के रूप में दर्ज कराना चाहिए। भले ही आप सभी एक ही मकान में क्यों ना रहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप साफ तौर पर लिखवा सकते हैं कि एक ही घर में 2 परिवार रहते हैं या 3 भाई अलग अलग परिवार के रूप में रहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि अगर किसी परिवार में सदस्य कम हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वह परिवार बीपीएल श्रेणी में आ सकता है। भविष्य में सरकार ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दे सकती है। इसलिए 9वें नंबर के सवाल में जब आपसे पूछा जाएगा कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपको वहीं तय करना होगा कि आप जॉइंट परिवार दिखाना चाहते हैं या अलग अलग परिवार। इसके बाद 10वां सवाल आता है जिसमें आपसे परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा। अगर आपने अलग अलग परिवार दर्ज कराए हैं तो हर परिवार का एक मुखिया तय करना होगा, और अगर पूरा परिवार एक साथ दर्ज है तो उसमें भी एक व्यक्ति को परिवार का गार्जियन या मुखिया लिखा जाएगा। 11वें नंबर पर परिवार के मुखिया का लिंग पूछा जाएगा, यानी मुखिया पुरुष है या महिला। 12वें सवाल में आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी। इसमें आपको यह बताना होगा कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या किसी अन्य वर्ग में आते हैं। यह जानकारी भी बहुत अहम होती है क्योंकि इसी के आधार पर कई सरकारी योजनाएं तय होती हैं। 13वें सवाल में मकान के स्वामित्व से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, यानी मकान किसके नाम पर है, क्या यह पैतृक संपत्ति है, क्या आपने खुद खरीद कर या बनवा कर लिया है, या फिर अभी तक इसका बंटवारा नहीं हुआ है। ये सारी जानकारी आपको साफ साफ बतानी होगी। 14वें सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि घर में कुल कितने कमरे हैं और कितने लोग उसमें रहते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 कमरे हैं लेकिन 20 लोग रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि रहने की स्थिति ठीक नहीं है और भविष्य में आपको सरकारी आवास योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं अगर घर में 10 कमरे हैं और सिर्फ 5 लोग रहते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर मानी जाएगी। यही वजह है कि यह सवाल पूछा जाता है। 15वें नंबर पर सवाल होगा कि परिवार में कितने लोग शादीशुदा हैं। इसके बाद 16वें सवाल में आपके घर में पानी की व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। आप नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, हैंडपंप, मोटर या फिर कुएं से पानी भरते हैं, जो भी स्थिति है वही दर्ज करानी होगी। 17वां सवाल भी पानी से जुड़ा होता है जिसमें यह पूछा जाएगा कि पीने का पानी आपको आसानी से मिलता है या नहीं, यानी पानी नियमित आता है या कभी कभी, और किस स्रोत से आता है यह भी लिखवाया जाएगा। 18वें सवाल में प्रकाश के मुख्य स्रोत की जानकारी ली जाएगी। क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, किस तरह का बल्ब इस्तेमाल होता है या फिर किसी और साधन से रोशनी की व्यवस्था की जाती है। 19वें सवाल में पूछा जाएगा कि घर में शौचालय है या नहीं। यह सवाल इसलिए बहुत जरूरी है ताकि जिन घरों में शौचालय नहीं है उन्हें भविष्य में सरकारी शौचालय योजनाओं का लाभ दिया जा सके। यहाँ आपको सही स्थिति ही बतानी चाहिए। अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जनगणना के समय आपसे कौन कौन से दस्तावेज दिखाने को कहे जा सकते हैं। सबसे पहले बात आती है पहचान से जुड़े दस्तावेजों की। जनगणना कर्मचारी जब आपके घर आएंगे तो नाम, उम्र, लिंग और परिवार से जुड़ी जानकारी पूछेंगे। ऐसे में आपसे आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाने को कहा जा सकता है ताकि आपकी पहचान सही तरीके से दर्ज की जा सके। कई जगह राशन कार्ड भी देखकर परिवार के सदस्यों की संख्या का मिलान किया जाता है, खासकर तब जब आप परिवार को अलग अलग दिखा रहे हो। अब बात करते हैं घर और संपत्ति से जुड़े कागजों की। अगर आपने बताया कि घर आपका खुद का है तो कई बार यह पूछा जा सकता है कि यह पैतृक मकान है या खरीदा हुआ। ऐसे में जमीन की रसीद, रजिस्ट्री, पट्टा या ग्राम पंचायत से जुड़ा कोई रिकॉर्ड दिखाने को कहा जा सकता है। यह सब यह देखने के लिए होता है कि आपकी रहने की स्थिति कैसी है, न कि आपको परेशान करने के लिए। इसके बाद आती है बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी, जैसे बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन। अगर आपके घर में बिजली कनेक्शन है तो बिजली बिल या कनेक्शन की जानकारी पूछी जा सकती है। अगर गैस कनेक्शन है तो उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है या निजी है, यह जानने के लिए गैस बुक या कागज देखे जा सकते हैं। अगर शौचालय है तो पंचायत या किसी योजना से जुड़ा रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए। जनगणना के समय न तो नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाता है, न जन्म प्रमाण पत्र और न ही पासपोर्ट अनिवार्य रूप से। लेकिन अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं और भविष्य में किसी स्तर पर सत्यापन होता है तो यही कागज आपके काम आएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि घर में सभी जरूरी कागज एक जगह संभाल कर रखें। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, शौचालय नहीं है, खेती बाड़ी या स्थायी आय का साधन नहीं है, तो ऐसे में आप बीपीएल श्रेणी में आ सकते हैं। और अगर आप बीपीएल में जाते हैं
तो आपको सरकार की तरफ से कई बड़े लाभ मिलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, अंत्योदय योजना, जिसके तहत हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, और भी कई दूसरी सुविधाएं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास पक्का घर है, वाहन है, खेती है, अच्छी नौकरी है, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी सारी जानकारी सही सही दर्ज करानी चाहिए, ताकि आप एपीएल श्रेणी में आएं। इससे यह भी साबित होता है कि देश में लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।